गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे हाइड्रोजन या डायहाइड्रोजन बनाने की विधियाँ। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो डायहाइड्रोजन होती है इसको बनाने के दो मेथड होते हैं। एक तो होती है प्रयोगशाला विधि, जिसे इंग्लिश में कहते हैं लेबोरेटरी मेथड, और दूसरा होता है कॉमर्शियल मेथड, व्यापारिक विधि। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि इसको लेबोरेटरी के अंदर कैसे बनाते हैं। पहला मैं आपको बता रहा हूँ ये प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला विधि, अब प्रयोगशाला विधि के अंदर क्या किया जाता है। प्रयोगशाला विधि के दो मेथड दे रखे हैं। इसके अंदर फर्स्ट मैं आपको बता रहा हूँ। फर्स्ट क्या करते हैं, जिंक जो धातु होती है उसके दानेदार क्रिस्टल होते हैं। ठीक है, उन क्रिस्टलों के अंदर क्या करते हैं हम, या तो डाइल्यूट H2SO4 मिला दें या डाइल्यूट HCl मिला दें। जब डाइल्यूट HCl या डाइल्यूट H2SO4 मिलाते हैं तो मिलाने पर क्या बनती है, डाइहाइड्रोजन। देखिए ये जिंक धातु है। ठीक है, ये जिंक धातु दे रखी है। क्या दे रखी है, जिंक धातु। इसके अंदर क्या मिला दूं मैं, डाइल्यूट HCl। पहले क्या मिला दूं, डाइल्यूट HCl। क्या है, डाइल्यूट HCl तनु HCl। ये जिंक धातु डाइल्यूट HCl के साथ अपक्रिया करेगी और अपक्रिया करके क्या बनाएगी, ZnCl2 प्लस डाईहाइड्रोजन। क्या बनाएगी, डाईहाइड्रोजन। इसी तरीके से जिंक धातु के जो क्रिस्टल्स होते हैं, जिंक धातु के क्या हैं, क्रिस्टल। जिंक धातु के क्रिस्टल होते हैं, इसके अंदर क्या मिला दें आप, डाइल्यूट H2SO4। ये क्या है, डाइल्यूट H2SO4 तनु H2SO4। जब डाइल्यूट H2SO4 मिलाया जाता है तो अभी अब क्या बनता है अपने पास, डाईहाइड्रोजन बनती है। क्या बनती है, डाईहाइड्रोजन। क्या बनती है, डाईहाइड्रोजन। तो ये तो अपने पास क्या हो गया कि पहला मेथड हो गया कि जिंक धातु के जो क्रिस्टल्स होते हैं उनके अंदर क्या मिला दें हम, डाइल्यूट HCl मिला दें या डाइल्यूट H2SO4 मिला दें। तो मिलाने पर क्या बनती है अपने पास, डाईहाइड्रोजन गैस बनती है। सेकंड इसके अंदर दे रखा है क्षारीय NOH। क्षारीय NOH जो होता है उसको यदि हम किसी जिंक धातु के क्रिस्टलों के अंदर मिलाते हैं तो उससे भी क्या बनती है अपने पास, डाईहाइड्रोजन। देखिए ये अपने पास दे रखा है क्षारीय NOH से कैसे बनाएंगे। ये जिंक धातु के क्रिस्टल है, इसके अंदर हम क्या मिलाते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्षारीय जलीय विलयन। जब इसको आप मिलाएंगे और मिलाने के बाद थोड़ा सा आप गर्म करेंगे तो गर्म करने पर क्या बनेगा, Na2ZnO2 प्लस डाईहाइड्रोजन। इसको कहते हैं सोडियम जिंकेट। क्या कहते हैं इसको, सोडियम जिंकेट। इसको कहते हैं सोडियम जिंकेट। क्या कहते हैं इसको, सोडियम जिंकेट। क्या कहते हैं इसको, सोडियम जिंकेट। इसी तरीके से ये एल्युमिनियम धातु है, इसके अंदर भी यदि सोडियम हाइड्रोक्साइड का जलीय विलयन मिलाया जाए और मिलाने के बाद इसको क्या किया, थोड़ा सा गर्म किया जाए तो उससे भी अपने पास क्या बनेगी, डाईहाइड्रोजन। और क्या बनता है, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट प्लस डाईहाइड्रोजन। इसका क्या नाम होता है, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। क्या नाम होता है इसका, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। क्या नाम होता है इसका, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। तो देखिए, तो प्रयोगशाला विधि के अंदर मैंने आपको बताया, पहला तो एसिड से कैसे बनाते हैं, दूसरा मैंने आपको बताया कि क्षारीय NOH से डाईहाइड्रोजन कैसे बनाई जाती है। अब मैं आपको बता रहा हूँ व्यापारिक विधि। ठीक है, कॉमर्शियल मेथड। अब कॉमर्शियल मेथड से कैसे बनाएंगे हम डाईहाइड्रोजन, देखिए सेकंड जो मेथड दे रखा है कैपिटल V, जिसे कहते हैं व्यापारिक विधि। व्यापारिक विधि, कॉमर्शियल मेथड। देखिए कॉमर्शियल जो मेथड होता है उससे कैसे बनाते हैं। अब जो कॉमर्शियल मेथड होता है, कॉमर्शियल मेथड के अंदर हम पढ़ते हैं विद्युत अपघटन। ठीक है, लेकिन विद्युत अपघटन होता क्या एक्चुअलिटी में, ये अपने को समझना है। पहले विद्युत अपघटन,
विद्युत अपघटन। इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है कि विद्युत धारा की प्रेजेंस में जो विद्युत अपघटन की प्रक्रिया होती है, यानी कह सकते हैं कि विद्युत धारा की प्रेजेंस में जो अपघटन किया जाता है उसे क्या कहते हैं, विद्युत अपघटन कहते हैं। और जो विद्युत अपघटन होता है जिस सेल के अंदर होता है उसका नाम होता है विद्युत अपघटनी सेल। क्या नाम होता है उसका, विद्युत अपघटनी सेल। क्या नाम होता है उसका, विद्युत अपघटनी सेल। और विद्युत अपघटनी सेल क्या होते हैं, वे सेल जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, विद्युत ऊर्जा को किस में कन्वर्ट करते हैं, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, हम विद्युत अपघटनी सेल कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्युत अपघटनी सेल। वे सेल जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलने का काम करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, हम विद्युत अपघटनी सेल कहते हैं। अब देखिए व्यापारिक विधि के अंदर सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ, फर्स्ट अम्लीय एवं क्षारीय जल के विद्युत अपघटन से। अब देखिए अम्लीय क्षारीय जो जलीय जल होता है उसके विद्युत अपघटन से डाई हाइड्रोजन कैसे बनती है, इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं। देखिए ये कोई अपने पास कंटेनर है, कोई पात्र है जिसके अंदर अम्लीय या क्षारीय जलीय विलयन भरा हुआ है, ठीक है। इसके अंदर क्या भरा हुआ है, माना कि यह अम्लीय या क्षारीय जलीय विलयन भरा हुआ है। ये क्या भरा हुआ है, H2। ये अम्लीय हो सकता है, क्षारीय हो सकता है। लेकिन इस जलीय विलयन के अंदर जो Pt होता है उसके दो अक्रिय इलेक्ट्रोड होते हैं। माना कि ये पहला इलेक्ट्रोड है, दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, एक तो अपने पास ये दे रखा है, ठीक है, और दूसरा अपने पास ये दे रखा है। किसके होते हैं, ये प्लेटिनम के अक्रिय इलेक्ट्रोड होते हैं। इस तरीके से मैं इनको ड्रॉ कर दिया है। और दोनों इलेक्ट्रोडों को क्या करते हैं, एक बैटरी से जोड़ देते हैं। ये बैटरी का पॉजिटिव सिरा, ये बैटरी का नेगेटिव सिरा, ठीक है। बैटरी के पॉजिटिव सिरे से जुड़ा हुआ जो इलेक्ट्रोड होता है उसे कहते हैं हम एनोड, और जो नेगेटिव सिरे होता है उससे जुड़ा हुआ जो इलेक्ट्रोड होता है उसे क्या कहते हैं, कैथोड। क्या कहते हैं उसको, कैथोड। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो होता है वो हमेशा एनोड से कैथोड की तरफ होता है, और जो इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होता है वो हमेशा कैथोड से एनोड की तरफ होता है। लेकिन होता क्या एक्चुअलिटी में, ये जो दोनों इलेक्ट्रोड किसके हैं, प्लेटिनम के होते हैं। किसके इलेक्ट्रोड है, दोनों प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड होते हैं। और प्लेटिनम के जो इलेक्ट्रोड होते हैं वो कैसे होते हैं, अक्रिय इलेक्ट्रोड होते हैं, जो विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में इन्वॉल्व नहीं होते। कैसे होते हैं, अक्रिय होते, रासायनिक अपक्रिया नहीं करते। अब देखिए ये अपने पास H2 दे रखा है। H2 के अंदर दो प्रकार के आयंस होंगे। कितने प्रकार के आयंस होंगे, दो प्रकार के आयंस होंगे। एक तो कौन सा होगा, H+ आयन, और दूसरा कौन सा होगा, OH- आयन, ठीक है। देखिए ये अपने पास 2H2 है, इसका आप विद्युत अपघटन करेंगे। जब इसका आप विद्युत अपघटन करेंगे तो इसके अंदर दो प्रकार के आयंस होंगे, 2H+ प्लस 2H-। अब आपको मालूम पड़ गया कि जल के अंदर दो प्रकार के आयंस होते हैं। लेकिन जब इस बैटरी के थ्रू इसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो जो धनावेशित आयन होता है, ठीक है, वो तो जाता है ऋणावेशित इलेक्ट्रोड की तरफ, और जो ऋणावेशित आयन होता है वो किधर जाता है, धनावेशित इलेक्ट्रोड की तरफ। क्योंकि एनोड कैसा है, धनावेशित, कैथोड कैसा है, ऋणावेशित। कैसा है, ऋणावेशित, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं एट एनोड। और जो एनोड होता है, एनोड पर हमेशा कोई भी आयंस हो उसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। एनोड पर हमेशा कौन सी प्रक्रिया होती है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का त्यागना। क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना क्या कहलाता है, रिडक्शन। अब देखिए इलेक्ट्रॉन कौन त्यागेगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। एनोड की तरफ कौन जाएगा, OH-। देखिए ये 2H- है, ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे, क्या बनाएंगे, H2 प्लस हाफ O2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अर्थात एनोड पर कौन सी गैस बनी अपने पास, ऑक्सीजन गैस। अब देखिए ये जो त्यागे गए इलेक्ट्रॉन हैं एट कैथोड, क्या, कैथोड। कैथोड पर हमेशा क्या होता है, रिडक्शन। रिडक्शन किसका होगा,
कौन जा रहा है कैथोड पर, H+आयन। H+आयन क्या करेंगे, एनोड पर त्यागे गए दोनों इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेंगे और क्या बनाएंगे, हाइड्रोजन गैस। क्या बनाएंगे, हाइड्रोजन गैस। क्या बनाएंगे, हाइड्रोजन गैस। तो अम्लीय या क्षारीय जल का जब विद्युत अपघटन किया जाता है तो हाइड्रोजन जो गैस होती है कहाँ ऑब्टेन होती है, कैथोड पर। कहाँ ऑब्टेन होती है, कैथोड पर। क्लियर। अब हम बात करते हैं सेकंड दे रखा है, सेकंड मेथड दे रखा है NaCl, इनको कह सकते हैं ब्राइन। ब्राइन के जलीय विलयन, ब्राइन के जलीय विलयन के विद्युत अपघटन से, विद्युत अपघटन से ब्राइन का जो जलीय विलयन होता है उसके विद्युत अपघटन से कैसे बनाते हैं, डाइहाइड्रोजन। देखिए सबसे पहले अपने को समझना है ब्राइन क्या होता है। ब्राइन होता है सोडियम क्लोराइड का जो जलीय विलयन होता है, NaCl का जलीय विलयन क्या कहलाता है, ब्राइन कहलाता है। क्या कहलाता है, ब्राइन। अब देखिए NaCl का जो जलीय विलयन होता है इसके विद्युत अपघटन से किस तरीके से प्राप्त होती है, डाइहाइड्रोजन। देखिए ये कोई पात्र है, इस पात्र के अंदर भी मैंने क्या भर दिया है, NaCl का जलीय विलयन। माना कि यहाँ NaCl का जलीय विलयन भरा हुआ है, ठीक है। NaCl का जलीय विलयन, NaCl का जलीय विलयन। और ये जो NaCl का जलीय विलयन होता है इसके अंदर दो Pt के दो इलेक्ट्रोड लगा दिए मैंने इस तरीके से, जो पहले लगाए थे। एक इलेक्ट्रोड लगा दिया और दूसरा इलेक्ट्रोड मैंने इस तरीके से जोड़ दिया और दोनों इलेक्ट्रोडों को मैंने एक बैटरी से जोड़ दिया, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल और बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल। ये पॉजिटिव होता है और ये कैसा होता है, नेगेटिव टर्मिनल। क्लियर। लेकिन NaCl का जो जलीय विलयन होता है इसके अंदर दो चीज प्रेजेंट है, एक तो NaCl है और क्या है इसके अंदर, जल भी प्रेजेंट है। तो देखिए ये NaCl है, इसका आप विद्युत अपघटन करेंगे तो इससे क्या बनेगा, Na+ और Cl-। और दूसरा इसके अंदर क्या मिला हुआ है, H2। इसका भी यदि आप विद्युत अपघटन करेंगे क्या बनेगा, H+ आयन और OH- आयन। अब यहाँ परेशानी आती है कि एनोड पर कौन सी स्पीशीज जाएगी और कैथोड पर कौन सी स्पीशीज जाएगी, क्योंकि समान आवेशित आयन दे रखे हैं अपने पास लेकिन दोनों डिफरेंट हैं। जैसे दे रखा है H+ और Na+, Cl- और OH-, दोनों अलग अलग आयन हैं, लेकिन इनमें से एक स्पीशीज एनोड पर जाएगी, एक स्पीशीज कैथोड पर जाएगी। लेकिन कौन सी स्पीशीज कैथोड पर जाएगी, वो स्पीशीज कैथोड पर जाती है जिसका मानक अपचयन इलेक्ट्रॉन विभव ज़्यादा होता है। अब मानक अपचयन इलेक्ट्रॉन विभव का कंपेयर करें हम दो के बारे में। देखिए ये Na+ दे रखा है, इसका मानक इलेक्ट्रॉन विभव क्या होता है, नेगेटिव होता है। और जो H+ होता है इसका मानक इलेक्ट्रॉन विभव 0 वोल्ट होता है। तो किसका ज़्यादा हुआ, H+ का। तो कैथोड पर कौन जाएगा, H+ आयन, ठीक है। तो देखिए एट कैथोड मैंने अभी आपको बता दिया कैथोड पर क्या होता है, रिडक्शन। देखिए मैंने क्या बताया, कैथोड पर वो स्पीशीज जाएगी जिसका मानक अपचयन इलेक्ट्रॉन विभव ज्यादा है। तो किसका ज्यादा, देखिए E0 H+/H2 ग्रेटर देन E0 Na+/Na। किसका ज्यादा है, H+ का। तो देखिए ये H+ क्या करेंगे, त्यागे के इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे और क्या बनाएंगे, डाइहाइड्रोजन। क्या बनाएंगे, डाइहाइड्रोजन। क्या बनाएंगे, डाइहाइड्रोजन। अब हम बात करते हैं एनोड। एट एनोड, एनोड पर कौन सी स्पीशीज जाएगी, एनोड पर किसका ऑक्सीडेशन होगा। तो देखिए एनोड पर कौन सी स्पीशीज का ऑक्सीडेशन होगा, Cl- और OH- किसका ऑक्सीडेशन होगा। तो अपने बिल्कुल दिमाग में सेट कर लें, जब दो अलग अलग प्रकार के आयंस होते हैं तो उस स्पीशीज का ऑक्सीडेशन होता है जो निम्नलिखित फॉर्मूले का फॉलो करता है। देखिए ऑक्सीडेशन जो पोटेंशियल है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल यानी जो कह सकते हैं ऑक्सीकरण जो विभव होता है उसके लिए क्रम होता है कि सबसे पहले एनोड पर कौन पहुंचेगी, सुनो हेलोजन। सुनो हेलोजन
इसका मतलब क्या है कि जो हेलोजन होती है इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए सबसे पहले कौन जाएगी, हेलोजन। उसके बाद ऑक्सीजन जो भी समूह होगा वो जाएगा, उसके बाद नाइट्रोजन कोई भी समूह होगा वो जाएगा, उसके बाद सल्फर कोई भी समूह होगा वो जाएगा। तो मैं क्या कह रहा हूं, जब जब दो डिफरेंट प्रकार के आयंस होते हैं, ठीक है, तो दोनों डिफरेंट प्रकार के जो आयंस हैं उनमें से कौन सा आयन एनोड पर पहुंचेगा, जो इस फॉर्मूले का फॉलो करेगा वो आयन एनोड पर पहुंचेगा। तो कौन जाएगा, हेलोजन्स। Cl माइनस क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, क्या बनाएगा, हाफ Cl2 प्लस इलेक्ट्रॉन। तो आपकी समझ में आ गया कि ब्रायन के जलीय विलयन का जब आप विद्युत अपघटन करते हैं तो विद्युत अपघटन करने पर हाइड्रोजन जो गैस बनती है वो कहाँ बनती है, कैथोड पर बनती है। कहाँ प्राप्त होती है, कैथोड पर। यहाँ आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये दो अलग अलग आयंस दे रखे हैं, तो किसका रिडक्शन होगा या कौन कैथोड पर पहुंचेगा, जिसका मानक अपचयन इलेक्ट्रॉन विभव ज्यादा होता है वो कहाँ जाता है, कैथोड पर जाता है। और जिसका मानक ऑक्सीकरण विभव ज्यादा होता है, जो कह सकते हैं जो निम्नलिखित फॉर्मूले का फॉलो करता है, सुनो हेलोजन वाले फॉर्मूले का फॉलो करता है, वो कहाँ जाएगा, एनोड पर जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया। अब आगे हम बात करते हैं व्यापारिक मेथड के अंदर तीसरा मेथड दे रखा है। देखिए तीसरा मेथड कौन सा दे रखा है अपने पास, तीसरा मेथड देखें आप, तीसरा मेथड दे रखा है से कोल गैसीयकरण। कोल गैसीयकरण ये क्या होता है, इसका मतलब समझिए, कोल गैसीयकरण इंग्लिश में कहते हैं कोल गैसिफिकेशन। इसका मतलब होता क्या है, जो कोल होता है वो उच्च ताप पर जल वाष्प के साथ अपक्रिया करके क्या बनाता है, वाटर गैस या सिनगैस बनाता है। उस प्रोसेस का नाम क्या होता है, कोल गैसीयकरण। एक्चुअलिटी में कोई भी हाइड्रोकार्बन, ठीक है, कोई भी हाइड्रोकार्बन या जो कोक होता है वो उत्प्रेरकों की प्रेजेंस में उच्च ताप पर जल वाष्प के साथ अपक्रिया करके क्या बनाते हैं, वाटर गैस। देखिए कैसे, ये अपने पास एग्जाम्पल दे रखा है, ठीक है, ये मैथेन है, ये जल वाष्प के साथ अपक्रिया करता है, ये जल वाष्प होती है, इसके साथ अपक्रिया करेगा। ये रासायनिक अपक्रिया 1270 केल्विन ताप और निकल उत्प्रेरक की प्रेजेंस में होती है। ये इसके साथ जब अपक्रिया करता है तो इससे क्या बनता है, CO+3H2। क्या बनता है, CO+3H2, CO+3H2, ठीक है। इन दोनों गैसों का जो मिश्रण होता है उसे कहते हैं वाटर गैस। क्या कहते हैं, वाटर गैस। इसका जो यूज होता है, इसका जो यूज होता है मेथनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड के निर्माण में किया जाता है, इसलिए इसका दूसरा जो नाम होता है संश्लेषित गैस, संश्लेषित गैस या सिनगैस। संश्लेषित गैस या सिनगैस होता है। आजकल सिनगैस का जो उत्पादन होता है बाहितमल, कागज और लकड़ी का जो बुरादा होता है उससे भी सिनगैस का निर्माण किया जा रहा है। वर्तमान में मैं क्या कह रहा हूँ कि आजकल जो सिनगैस होती है इसका निर्माण किससे करते हैं, बाहितमल बहता हुआ जो मल होता है, कागज होता है, लकड़ी का बुरादा होता है, उससे भी सिनगैस का निर्माण किया जाता है, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, ये कॉक है, कार्बन या कॉक, ठीक है, ये भी जल वाष्प के साथ अपक्रिया करता है। ये रासायनिक अपक्रिया वही 1270 केल्विन टेम्परेचर पर होगी, किसकी प्रेजेंस में होगी, निकल उत्प्रेरक की प्रेजेंस में होगी। इससे भी अपने पास क्या बन जाएगा, CO+H2। इसका भी क्या नाम होता है, वाटर गैस। क्या नाम होता है इसका भी, वाटर गैस। क्या नाम होता है, वाटर गैस या सिनगैस होता है। क्या नाम होता है, वाटर गैस या सिनगैस। तो देखिए स्टूडेंट, मैंने आपको डाई हाइड्रोजन के निर्माण के दोनों मेथड बता दिए, प्रयोगशाला विधि और दूसरा व्यापारिक विधि। अब मैं बात कर रहा हूँ इसके भौतिक गुणधर्म। देखिए भौतिक गुणधर्म, भौतिक गुणधर्म, भौतिक गुणधर्म जो होते हैं डाई हाइड्रोजन के ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। पहला दे रखा है
कि डाइहाइड्रोजन रंगहीन गंधहीन स्वादहीन गैस होती है, रंगहीन गंधहीन स्वादहीन गैस होती है। दूसरा दे रखा है ये ज्वलनशील प्रकृति की होती है। कौन सी प्रकृति की होती है? ज्वलनशील प्रकृति की। कौन सी प्रकृति की होती है? ज्वलनशील प्रकृति की होती है। ये वायु से 4 गुना हल्की होती है। ये वायु से 4 गुना कैसी होती है? हल्की होती है। अगला दे रखा है ये जल में कैसी होती है? अघुलनशील होती है। जल में कैसी होती है? अघुलनशील होती है। तो ये डाइहाइड्रोजन के कुछ भौतिक गुणधर्म हुए। अब हम बात करते हैं डाइहाइड्रोजन के रासायनिक गुणधर्म। किसके बारे में बात करते हैं? डाइहाइड्रोजन के रासायनिक गुणधर्म। डाइहाइड्रोजन के रासायनिक गुणधर्म, केमिकल प्रॉपर्टीज। क्लियर? अब हम बात करेंगे डाइहाइड्रोजन के रासायनिक गुणधर्म। जो डाइहाइड्रोजन होती हैं, ठीक है, डाइहाइड्रोजन जो होती है इसकी क्रियाशीलता कम होती है। क्यों होती है? क्योंकि इसकी बंध विद्युत ऊर्जा का मान मैंने कल आपको बताया था कितना होता है? 1312 किलोजूल प्रति मोल, या आईपी का मान कितना होता है? 1312 किलोजूल प्रति मोल होता है, जो बहुत ही ज़्यादा होता है। इसलिए इसकी क्रियाशीलता क्या होती है? कम होती है। लेकिन फिर भी जो डाइहाइड्रोजन होती है अधातुओं के साथ भी अपक्रिया करती है, धातुओं के साथ भी अपक्रिया करती है, धातु ऑक्साइडों का भी अपचयन करती है, कार्बनिक यौगिकों के साथ भी अपक्रिया करती है। देखिए पहला मैं आपको बता रहा हूं, हाइड्रोजन हैलाइडों के साथ अपक्रिया, हाइड्रोजन सॉरी हेलोजन के साथ अपक्रिया, हेलोजन के साथ अपक्रिया। किसके साथ? हेलोजन के साथ अपक्रिया, हेलोजन के साथ अपक्रिया। ठीक है, देखिए हेलोजन कौन कौन सी होती है अपने पास? हेलोजन होती हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। देखिए ये डाइहाइड्रोजन है, इन हेलोजनों के साथ अपक्रिया करती है और अपक्रिया करके क्या बनाती है? हाइड्रोजन हैलाइड। क्या बनाती है? हाइड्रोजन हैलाइड। क्या बनाती है? हाइड्रोजन हैलाइड। क्या बनाएगी? हाइड्रोजन हैलाइड। लेकिन इस अपक्रिया के प्रति कौन सी हेलोजन मोर रिएक्टिव होती है? तो इस अपक्रिया के प्रति, इस अपक्रिया के प्रति हेलोजन अणुओं की क्रियाशीलता का घटता क्रम, हेलोजन अणुओं की जो क्रियाशीलता उसका क्रम क्या होता है? देखिए सबसे ज्यादा जो क्रियाशील होती है वो फ्लोरीन होती है, फ्लोरीन होती है, देन आफ्टर होती है क्लोरीन, देन आफ्टर होती है ब्रोमीन और देन आफ्टर होती है आयोडीन। फ्लोरीन की जो रिएक्टिविटी होती है सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए रासायनिक जो अपक्रिया करती है कब? अंधेरे में करती है, डार्क में रिएक्शन करती है। ठीक है, क्लोरीन जो होती है इसकी रिएक्टिविटी फ्लोरीन की तुलना में कम होती है, इसलिए सूर्य के प्रकाश की प्रेजेंस में अपक्रिया करती है। ठीक है, जो ब्रोमीन होती है ये, इसकी रिएक्टिविटी क्लोरीन से थोड़ी सी कम होती है। ठीक है, ये भी सूर्य के प्रकाश की प्रेजेंस में अपक्रिया करती है। लेकिन जो आयोडीन होती है इसकी रिएक्टिविटी सबसे कम होती है, इसलिए आयोडीन उच्च ताप पर उत्प्रेरक की प्रेजेंस में अपक्रिया करती है। किसकी प्रेजेंस में? उत्प्रेरक की प्रेजेंस में अपक्रिया करती है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कोई भी हेलोजन ले लें अपने पास, क्लोरीन लेने क्या बन जाएगा? HCl बन जाएगा, ब्रोम लेने क्या बन जाएगा? HBr बन जाएगा, I2 लेने क्या बन जाएगा? HI बन जाएगा। लेकिन I2 उत्प्रेरक की प्रेजेंस में और क्लोरीन जो होती है सनलाइट की प्रेजेंस में अपक्रिया करती है। अब आगे हम बात करते हैं देखिए सेकंड दे रखा अपने पास O2 के साथ अपक्रिया, सॉरी N2 के साथ अपक्रिया। देखिए N2 के साथ अपक्रिया, ये अपने पास डाइहाइड्रोजन है। ठीक है, ये अपक्रिया करती है N2 के साथ। ये रासायनिक अपक्रिया, ये रासायनिक जो अपक्रिया होती है 573 केल्विन ताप, सॉरी 773 केल्विन ताप और आयरन और मोलिब्डेनम उत्प्रेरक की प्रेजेंस में होती है। और इससे क्या बनती है? अमोनिया। क्या बनती है? अमोनिया। और कुछ मात्रा में क्या होती है? ऊष्मा का क्या होता है? उत्सर्जन होता है। क्या होता है? उत्सर्जन होता है। क्या होता है? उत्सर्जन होता है। ठीक है,
इसलिए ये जो रासायनिक अपक्रिया होती है कैसी होती है, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया होती है। कैसी होती है, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया होती है। आगे हम बात करते हैं, ठीक है, N2 के साथ अपक्रिया हो गई। तीसरी अपक्रिया देखते हैं O2 के साथ अपक्रिया, ठीक है। देखिए ये डाई हाइड्रोजन है, ये O2 के साथ अपक्रिया करेगी और अपक्रिया करके क्या बनाएगी, H2। क्या बनाएगी, H2। इस मात्रा में क्या होती है, ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। तो ये भी कैसी अपक्रिया होती है, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया होती है। अब देखिए चौथी जो दे रखी है, चौथी दे रखी है अपने पास धातुओं के साथ अपक्रिया। धातुओं के साथ अपक्रिया, देखिए ये जो डाई हाइड्रोजन होती है क्षारीय धातु या क्षारीय मृदा धातुओं के साथ अपक्रिया करके क्या बनाती है, धातु हाइड्राइड बनाती है। क्या बनाती है, धातु हाइड्राइड। किसके साथ अपक्रिया करती है, क्षारीय धातु या क्षारीय मृदा धातुओं के साथ अपक्रिया करती है। देखिए ये क्षारीय धातु होती है, आपको पता है क्षारीय धातु लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। ये डाई हाइड्रोजन है, ये कोई अपने पास क्षारीय धातु दे रखी है, ये इसके साथ अपक्रिया करके वो क्या बनाएगी, धातु हाइड्राइड 2MH। क्या बनाएगी, धातु हाइड्राइड 2MH। अब देखिए ये डाई हाइड्रोजन है, ये अपक्रिया करती है किसके साथ, क्षारीय मृदा धातुओं के साथ। ये क्या है, क्षारीय मृदा धातु। ये क्या है, क्षारीय मृदा धातु। और क्षारीय मृदा धातुओं के साथ अपक्रिया करके क्या बनाती हैं, धातु हाइड्राइड MH2। क्षारीय मृदा धातु कौन सी होती हैं, बीटा, मांगे, कार, स्कूटर, बापराजी। ठीक है, क्लियर, आपकी समझ में आ गया कि कोई भी क्षारीय धातु हो या कोई भी जो क्षारीय मृदा धातु होती हैं, जब डाई हाइड्रोजन के साथ अपक्रिया करते हैं तो अपक्रिया करके क्या बनाते हैं, धातु हाइड्राइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं, धातु हाइड्राइड। आगे हम बात करते हैं इसके रासायनिक गुणधर्मों के बारे में। तो देखिए रासायनिक गुणधर्मों में अगला पांचवा देखिए, देखिए पांचवा रासायनिक गुणधर्म पांचवा रासायनिक गुणधर्म दे रखा है अपने पास, धातु ऑक्साइड्स का धातु में अपचयन। धातु ऑक्साइड का धातु में अपचयन। धातु ऑक्साइड का धातु में अपचयन। देखिए जो धातु ऑक्साइड हो तो धातु में अपचयन कैसे किया जाता है, ये अपने पास कॉपर ऑक्साइड दे रखा है, ये डाई हाइड्रोजन के साथ अपक्रिया करता है और अपक्रिया करके क्या बनाता है, कॉपर धातु प्लस H2। अब देखिए यहाँ कॉपर का जो ऑक्सीकरण दे रखा है +2 दे रखा है, यहाँ कितना रह गया 0। +2 से 0 का मतलब क्या हो गया, कमी। कमी का मतलब क्या हो गया, इसका रिडक्शन। क्या हो गया, रिडक्शन। कमी का मतलब क्या हो गया, रिडक्शन। यदि ऑक्सीकरण घटता है तो क्या कहलाता है, अपचयन। और यदि ऑक्सीकरण बढ़ता है तो क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। अगला दे रखा है छठवां जो रासायनिक गुणधर्म दे रखा है, छठवां रासायनिक गुणधर्म दे रखा है कार्बनिक यौगिकों के साथ अपक्रिया। कार्बनिक यौगिकों के साथ अपक्रिया। कार्बनिक यौगिकों के साथ अपक्रिया। देखिए जो डाईहाइड्रोजन होती है वो कार्बनिक यौगिकों के साथ अपक्रिया किस तरीके से करती है। पहला दे रखा है अपने पास इसके अंदर एल्कीन के हाइड्रोजनीकरण में, एल्कीन के हाइड्रोजनीकरण। अब देखिए ये कोई भी एल्कीन दे रखी है, इसका जब निकल उत्प्रेरक की प्रेजेंस में क्या किया जाता है, हाइड्रोजनेशन किया जाता है, तो इससे क्या बनते हैं, एल्कीन। क्या बनते हैं, एल्कीन। क्या बनते हैं, एल्कीन। ये क्या है, एल्कीन। और ये क्या होती है, एल्कीन। ये क्या होती है, एल्कीन। क्या होती है, एल्कीन। ठीक है, अब देखिए इसी तरीके से ये कोई अपने पास एल्काइन दे रखा है, ये कोई अपने पास एल्काइन दे रखा है,
इसका भी यदि मैं हाइड्रोजनेशन करूँ तो क्या बन जाएगा अपने पास RCH डबल बॉन्ड CH2 क्या बन गई, ये तो एल्काइन है, एल्काइन से क्या बन जाता है एल्कीन, क्या बन जाता है एल्कीन। ये भी किसकी प्रेजेंस में होता है, निकल की प्रेजेंस में होता है। अब दे रखा है नेक्स्ट बी, एल्कीन के हाइड्रोफॉर्मीकरण से, इसके अंदर बी दे रखा है एल्कीन के हाइड्रोफॉर्मीकरण से, एल्कीन का जो हाइड्रोफॉर्मीकरण होता है उससे किस तरीके से, ये अपने पास देखिए ये कोई अपने पास एल्कीन दे रखी है, ये अब क्रिया करती है कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस डाई हाइड्रोजन के साथ, और अब क्रिया करके क्या बनाती है RCH2CH2CHO क्या बनाती है एल्डिहाइड, क्या बनाती है एल्डिहाइड। ये जो एल्डिहाइड बने हैं इनका आगे यदि मैं हाइड्रोजनेशन कर देता हूँ तो इससे क्या बन जाएंगे एल्कोहल RCH2CH2CH2H। कैसे बना ये देखिए, ये अपने पास ये रखा है एल्डिहाइड, तो एक हाइड्रोजन से जुड़ जाएगी, एक पाई बॉन्ड यहाँ टूट जाएगा और एक H से जुड़ जाएगा, क्या बन जाएगा RCH2CH2CH2H। ये क्या है अपने पास एल्कोहल, क्या होते हैं एल्कोहल। इस प्रोसेस का क्या नाम होता है हाइड्रोफॉर्मीकरण। कार्बन मोनोऑक्साइड और H2 का जो योग होता है किसी एल्कीन पर, और एल्कीन से क्या बनता है एल्डिहाइड, उस प्रक्रिया का नाम क्या होता है हाइड्रोफॉर्मीकरण। क्या नाम होता है उसका हाइड्रोफॉर्मीकरण। तो देखिए स्टूडेंट, ये मैंने आपको डाई हाइड्रोजन के रासायनिक गुणधर्म बताया, क्या बताया डाई हाइड्रोजन के रासायनिक गुणधर्म, क्या बताए थे डाई हाइड्रोजन के रासायनिक गुणधर्म। आगे हम बात करते हैं आगे हम बात करते हैं डाई हाइड्रोजन के उपयोग। तो देखिए डाई हाइड्रोजन के क्या क्या उपयोग होते हैं। डाई हाइड्रोजन के उपयोग, डाई हाइड्रोजन के उपयोग, देखिए जो डाई हाइड्रोजन होता है इसके क्या क्या उपयोग होते हैं। पहला दे रखा है, मैंने आपको बताया पहला जो यूज होता है अमोनिया के निर्माण में, किसके निर्माण में अमोनिया के निर्माण में, किसके निर्माण में अमोनिया के निर्माण में। सेकंड मैंने आपको बताया था कि डाई हाइड्रोजन का जो यूज होता है मैथेनॉल मैथेनॉल फॉर्मेल्डिहाइड के निर्माण में किया जाता है। तीसरा जो यूज होता है नाइट्रिक एसिड HNO3 और उर्वरकों के उत्पादन में किया जाता है, उर्वरकों के उत्पादन में, ठीक है। नेक्स्ट जो यूज होता है, ठीक है, नेक्स्ट जो इसका यूज दे रखा है, नेक्स्ट यूज दे रखा है कि द्रव O2 प्लस H2, इन दोनों का जो मिश्रण होता है, दोनों का जो मिश्रण होता है वो अंतरिक्ष अनुसंधान में, अंतरिक्ष अनुसंधान में जो रॉकेट होते हैं, ठीक है, अंतरिक्ष अनुसंधान में रॉकेटों में ईंधन के रूप में काम लिया जाता है। किसके रूप में काम लेते हैं ईंधन के रूप में। अंतरिक्ष अनुसंधान में जो रॉकेट होते हैं उनके ईंधन के रूप में इन दोनों का मिश्रण काम लिया जाता है। द्रव O2 और H2 का जो मिश्रण होता है रॉकेटों में ईंधन के रूप में काम लिया जाता है। नेक्स्ट इसका जो यूज दे रखा है, नेक्स्ट यूज इसका दे रखा है कि H2 का जो उपयोग होता है, जो ईंधन सेल होते हैं, ठीक है, ईंधन सेल कौन कौन से होते हैं H2 और O2। H2O2 जो ईंधन सेल में विद्युत उत्पादन के लिए डाई हाइड्रोजन का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है डाई हाइड्रोजन का उपयोग किया जाता है। क्लियर समझ में आ गया कि डाई हाइड्रोजन के क्या क्या उपयोग होते हैं। पहला अमोनिया के निर्माण में किया जाता है। दूसरा मैंने आपको बताया इसका जो उपयोग होता है मेथेनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड के निर्माण में किया जाता है, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं संश्लेषित गैस भी कहते हैं। अगला मैंने आपको बताया कि डाई हाइड्रोजन का जो यूज होता है नाइट्रिक एसिड और उर्वरकों के उत्पादन में भी किया जाता है। नेक्स्ट मैंने आपको बताया था कि द्रव O2 और H2
इन दोनों का जो मिश्रण होता है अंतरिक्ष अनुसंधान में जो रॉकेट होते हैं उनमें ईंधन के रूप में काम लिया जाता है। लास्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन जो ईंधन सेल होते हैं उनसे विद्युत उत्पादन के लिए भी डाई हाइड्रोजन का यूज किया जाता है। तो इस तरीके से मैंने आज आपको डाई हाइड्रोजन का निर्माण किस तरीके से होता है, डाई हाइड्रोजन की भौतिक गुणधर्म क्या होते हैं, रासायनिक गुणधर्म क्या होते हैं, क्या यूज होते हैं, इनको बताया। कल मैं आपको हाइड्रेट पढ़ाऊंगा। ठीक है, थैंक यू।